Hello friends, welcome all my YouTube channel Rao CE Forum. Friends, today I am going to start the new topic of strength of material और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो फ्रेंड्स काफ़ी बाद में अपडेट ला रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ पर्सनल वर्क्स थे फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। आगे की आपको वीडियो पूरी मिलेंगी। तो देखिए, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है ना। प्लास्टिक पहले हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, बात करेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होता है, एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं प्लास्टिसिटी। तो याद रखिए कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या है। ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए एक रबर लेते हैं, ध्यान रखिए, एक इरेज़र हम ले रहे हैं, एक रबर ले रहे हैं, और उस रबर को हम अपने अंगूठे से प्रेस कर रहे हैं। दोनों अंगुली के बीच में रख के हम अंगूठे से प्रेस कर रहे हैं। जब उस पर आप लोड लगाएंगे, बल लगाएंगे उस पर आप, तो देखेंगे आप जो है कि उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि वो आपका थोड़ा सा पिचक जाएगा ना, चिपक जाएगा, ठीक है, पतला हो जाएगा। फिर लेकिन जैसे ही आप उस लोड को हटाएंगे, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे लोड को, तो लोड को रिमूव करने के बाद वो क्या होगा, अपने फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो वर्ड से में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, हम बोल सकते हैं कि वह वस्तु, देख लेते हैं डेफिनेशन शॉर्ट में, वह वस्तु जिस पर, थोड़ा फास्ट चलते हैं, वह वस्तु जिस पर लोड लगाने पर, ठीक है, उसमें डिफॉर्मेशन होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं पूरा डिफिनेशन नहीं लिख पाऊँगा, मैं शॉर्ट में। डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जैसे ही उस लोड को आप हटाते हैं, तो लोड को हटाने के बाद यदि वह ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर लेता है, ठीक है, शेप और साइज गेन कर लेगा, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी। उस मटेरियल को बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। और वस्तु के इस गुण को, यानी कि इस मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। बिल्कुल जी डिफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बट जानना ज़रूरी है इसको, ठीक है। जैसे कि रबर ले लीजिए, रबर भी ऐसा हो गया आपका, स्टील हो गया, ठीक है, हो गया कोई आयरन हो गया ना, माइल्ड स्टील हो गया, ठीक है, माइल्ड, तो कोई नरम, ठीक है। तो यानी कि हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी की, नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिसिटी। तो सेम यही चीज़ है प्लास्टिसिटी में, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या आपको जानना है कि हम लोड लगा रहे हैं बॉडी पे, और लोड लगाने के बाद सिंपल बात, उसके शेप ऑफ साइज में चेंज आएगा। तो लोड लगाने के बाद क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? डिफॉर्मेशन होगा। तो ये डिफॉर्मेशन होगा, देखिए। लेकिन जैसे ही आप लोड को हटाएंगे, तो यदि वो अपना ओरिजिनल शेप नहीं पा पाता, यानी कि नॉट गेनिंग ओरिजिनल शेप, ठीक है, नॉट अचीव ओरिजिनल शेप एंड साइज, ठीक है, एंड ओरिजिनल शेप में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ओरिजिनल शेप में ना आ पाने से, ठीक है, उस बॉडी को हम बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। वो बॉडी क्या कहलाएगी? प्लास्टिक बॉडी कहलाएगी। और उस प्लास्टिक बॉडी की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग, क्या चीज़ बोलिए, उसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल है, कोई क्ले हो गया ना, मिट्टी हो गई, देखेंगे आप मिट्टी, गीली मिट्टी को हम लोग जब प्रेस करते हो तो वो दबे के दबे रह जाती है। आटा, उगता हुआ आटा ले लीजिए आप, ठीक है। तो जितने मटेरियल्स हैं जो कि अपने प्रॉपर्टी को, अपने मूल से को न गेन कर पाए, तो एक चीज़ याद रखना है फ्रेंड्स आपको कि कोई भी मटेरियल ऐसा आता है जो फुल्ली नहीं प्लास्टिक है, नहीं फुली इलास्टिक है। ध्यान रखिए, अगर फुली प्लास्टिक है तो उसके लिए पॉइजनस रेशियो की और बाकी चीज़ें उसके बारे में बात करूँगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि कोई मटेरियल एक निश्चित समय तक ही इलास्टिक हो सकता है, यानी कि अपने मूल स्थिति में आ सकता है। बट उसके ज़्यादा लोड लगा रहे हैं तो सिंपल बात है, उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंजेज होगा, जिससे कि वो ओरिजिनल शेप नहीं पा पाएगा, ठीक है। तो हम, आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन को, क्या हम बोल सकते हैं। तो देखिए कि वह अधिकतम ना, वह अधिकतम बल या फिर वह अधिकतम प्रतिबल, ठीक है, जिस पॉइंट पर ना, वह पॉइंट या फिर जिस पॉइंट पर, या वह अधिकतम बल, ठीक है, जिस पर, ठीक है, जिस पर वह वस्तु क्या हो, पूर्णतः प्रत्यास्थ हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं
कि वह अधिकतम बल जिस पर वो वस्तु पूर्णतः क्या हो, प्रत्यास्थ हो। क्या पूर्णतः प्रत्यास्थ हो। तो पूर्णतः जब प्रत्यास्थ हो, सिंपल बात है कि वो अपने ओरिजिन शेप में आ जाएगा, वही लिमिट होगी आपकी बल की, वही कहलाएगी इलास्टिक लिमिट। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम जो है कि, या फिर बोल सकते हैं कि उस वस्तु से लोड हटाने के बाद, यानी उस वस्तु पर जो लोड लग रहा है उस लोड को हटाने पर वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले, वह सीमा प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगी। आ रहा समझ आपको? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, दैट्स ठीक है। तो अगर शेप एंड साइज गेन कर ले रहा है, यानी बोल सकते हैं द मैक्सिमम लिमिट या द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फोर्स और स्ट्रेस, ठीक है, एट विच द बॉडी इज कंप्लीटली इलास्टिक और आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड it will get its original shape and size, then we can call it elastic limit. ओके, आई होप समझ रहे फ्रेंड्स इस चीज़ को कि क्या है। तो वो सेम चीज़ें हैं कि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो अधिकतम बल जिस पर वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ हो जाए, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, उसी बल को यानी उसी सीमा को हम बोलते हैं, लिमिट को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो वही जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम जाकर रोक दे रहे हैं ना, यानी एक मैक्सिमम लोड, वही आपका कहलाएगा इलास्टिसिटी। तो आइए समझते हैं कि वो इलास्टिक लिमिट है क्या। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम नोट में बोल दे रहे हैं कि हर यानी प्रत्येक मटेरियल का जो इलास्टिक लिमिट होता है फ्रेंड्स, वो अलग अलग होती हैं। ब्रिक है, ईंट है, कांच है, सरिया है, कोई टूल हो गया, रेबिट हो गया, मशीन हो गया, यानी एनीथिंग, ठीक है, यू एक्सपीरियंस, कोई मटेरियल होता है उसका अलग अलग इलास्टिक लिमिट होता है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि उतना ही लोड वो सह पाएगा तभी हो, उससे ज़्यादा लगा रहे हैं आप तो वो फेल कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि इलास्टिक कांस्टेंट हैं क्या और कितनी। इलास्टिक कांस्टेंट तो हो ही है, इलास्टिक लिमिट की बात कर लिए, अब इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर लेंगे। बट उसको जानने से पहले हम एक बात करते हैं, एक नियम आता है, इसको बोलते हैं हुक्स का नियम ना। अल्बर्ट हुक्स ने एक नियम दिया था, उसको बोलते हैं हुक का नियम। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, तो पहले आप समझ लीजिए पूरे जो है कि हम पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट कैसे क्या, बट आप पहले डीप नॉलेज रखिए। ये क्या है, हुक्स का इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, फिर उसको इंपॉर्टेंट है। तो हुक का जो नियम है फ्रेंड्स वो क्या है, तो जब भी अभी हम इलास्टिक लिमिट पढ़े हैं, ठीक है, उसी लिमिट को ही हम एकदम से मानेंगे। देखिए कैसे क्या है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, ध्यान रखिएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट या विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट और विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट है, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो उसके बारे में बताते हैं हम। तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट यानी कि इलास्टिक लिमिट के भीतर जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु पे जो प्रतिबल लग रहा है और उस प्रतिबल से उत्पन्न है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएंगे, हाँ, इन दोनों का अनुपात क्या, इन दोनों का, ये दोनों क्या होंगे, समानुपात होंगे। क्या होगा, आपस में परस्पर समानुपात होंगे। ठीक है, और लेकिन इस पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट के पहले तो हैं विद इन मतलब उसके पहले, और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल समानुपात नहीं होंगे, एक समानुपात नहीं होंगे, तो समानुपाती होते हैं। देखिए क्या है, ध्यान रखिएगा, देखिए पर समान इलास्टिक पॉइंट जो प्रोपोर्शनल लिमिट, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, एक चीज़ माना जाए तो, बट हम अभी एक माने चलेंगे, अलग कब होंगे हम उसके बारे में बताएंगे, बस माइन्यूट डिफरेंस है, हम लोग क्यों इसको लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जो स्ट्रेस यानी सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू ई, स्मॉल ई, तो सिग्मा इक्वल टू लिखे हैं, फिर हटाएंगे एक प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट चिन्ह कांस्टेंट लगा, जिसको बोलते हैं ई, कैपिटल ई, और कैपिटल ई को ही बोलते हैं हुक्स का नियम, नियतांक। फिर क्या बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स, एक और जो मेन नाम जो हम लोग अक्सर यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस या हुक नियतांक तो होए, लेकिन जो मेन हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोल देंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या बोलेंगे हम लोग यंग्स मॉडुलस, यंग नियतांक, यंग गुणांक, क्या बोलते हैं, यंग गुणांक। ठीक है, यंग गुणांक, ध्यान रखिएगा। तो जो भी चीज़ हैं फ्रेंड्स, जो भी अगर आपको थोड़ा सा अगर मतलब डाउट हो हिंदी इंग्लिश में, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यू विल मैनेज, आप मैनेज करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग देख रहे हैं यंग्स मॉडुलस
है क्या, ई। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो लोड लगाते हैं या फिर जो भी चेंजेस हो रहा है ना, देखिए, तो उस चेंज के आधार पर हम बांटेंगे। देखिए, तो अगर ये आपको लिखना हुक्सला, बस इतने आपको लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, इतने लिखिए शॉर्ट में। बस आपको जो मेन ऊपर का जो मेन बेसिक्स है ना, लिखने तरह क्या होता है कि आप पहले बताए कि लोड लगा रहे तो उसमें चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, विकृति आ रही है, ये सब जो है। फिर लास्ट में लिख देंगे इलास्टिक लिमिट का ये गल आती है, उसके बाद आपको हुक्स का नेम लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कोई दिक्कत नहीं। तो विद क्या रखना, विद इन इलास्टिक लिमिट है, विद इन इलास्टिक लिमिट बाई विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आफ्टर द रिमूवल ऑफ sign, proportionality sign, you have to put on constant E as a Young's modulus। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं हम एक चीज़ और कि इस लोड को, ये जो आपका है, ठीक है, देखिए लोड को कौन सा लोड लगा, एक्सियल कंप्रेसिव है, एक्सियल टेंसाइल है, जो भी लोड लगा है, शियर फोर्स लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, उस लोड को लगाने के बाद जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके बेस से हम जो है कांस्टेंट को बांट सकते हैं 3 टाइप में। और वो 3 टाइप क्या, अलग अलग कांस्टेंट क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके आधार पर हम जो है कि कांस्टेंट्स को इलास्टिक कांस्टेंट बोलिए, इसको इलास्टिक कांस्टेंट बोलिए, प्रत्यास्थता नियतांक। तो प्रत्यास्थ नियतांक को हम जो है कि 3 भागों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। पहला जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड द फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस। फर्स्ट वन इज यंग्स मॉडुलस और हुक्स कांस्टेंट और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं, द नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी मॉडुलस, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर दृढ़ता गुणांक, या फिर दृढ़ता मापांक, ठीक है, दृढ़ता गुणांक। तो जो रिजिडिटी है, जो कर्तन मापांक है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कर्तन मापांक बोलते हैं। बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो दृढ़ता को, और नेक्स्ट क्या आपका, जो आपका आयतन मापांक बोल सकते हैं, जो बल्क ना, जो टोटल होता है उसको बोलते हैं ना बल्क, ठीक है, सिंपल बात है, आयतन मापांक, या फिर बोल सकते हैं बल्क मॉडुलस। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि जो यंग्स मॉडुलस है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, वो जानना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज़ हम बार बार करेंगे आगे आने वीडियो में। तो जो यंग्स मॉडुलस है उसको ई से या फिर वाई से डिनोट करेंगे। जो दृढ़ता गुणांक है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, सी से भी करते हैं, एंड नेक्स्ट वन एन से करते हैं। और लेकिन मोस्टली हम लोग जी यूज करेंगे, और उसमें हम मोस्टली ई यूज करते हैं यंग्स मॉडुलस में। और जो बल्क मॉडुलस है ना, उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्या चीज़, के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आएगा कवर, आप ठीक है समझ जाएंगे। तो आइए बात करते हैं डेफिनेशन का 1 बाय 1 कि हम लोग डेफिनेशंस क्या है। तो डेफिनेशंस क्या हैं, देखिए देखते हैं हम लोग। तो पहला डेफिनेशन देखते हैं हम लोग यंग्स मॉडुलस का। किसका, यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, आपको कोई बाकी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये कोई मतलब वो नहीं है कि लिखे लिखा है पूरा, ऐसे मैं अपने इस तरह बता रहा हूँ, नॉलेज से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेकिन एग्जैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ जो आपका जो हम बना के डेफिनेशन बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप तो सुनिए, लेकिन आप बुक को फॉलो करिएगा, ठीक है। ये मेरा आपका मतलब सजेशन है, बुक को जरूर फॉलो करिएगा, बुक को पढ़िएगा, बिना बुक पढ़े नहीं। बुक पढ़ना, नोट्स बनाने, और मेरे आपको वीडियो लेक्चर देखते ही रहना है, बुक को फॉलो करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो जो प्रत्यास्थता गुणांक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि जैसे हम अभी पढ़ें, जैसे थोड़ा सा पढ़ लें कि जो इलास्टिक लिमिट होता है वो आपको जरूरी है। तो प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर ध्यान रखिए पूरी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके भीतर ही आपके जो फॉलो होता है कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर जाएंगे तो आपका थोड़ा सा डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाएंगे प्रोपोर्शनल में, ठीक है। कौन कैसे वेरी करा, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो प्रत्यास्थता सीमा के भीतर वस्तु पर लगाए गए जो लॉन्गिट्यूडनल लोड है, यानी फिर एक्सियल लोड है ना, जो अक्षीय भार है, एक्सियल स्ट्रेस है, क्योंकि भार से स्ट्रेस आएगा, एक्सियल भार, एक्सियल स्ट्रेस,
तथा उससे जो उत्पन्न जो विकृति आ रहा है, जो एक्जेली डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, जो शेप एंड साइज में चेंज आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो उसके शेप यानी एक्जेली यानी लंबाई में, ठीक है। तो जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, जो लंबाई में विकृति हो रहा है, ठीक है, लंबाई में विकृति, ठीक है। वो कौन सी विकृति होगी? रेखीय होगा ना, लीनियरली होगा। क्या होगा? लीनियरली होना चाहिए, ठीक है। तो जो लीनियर स्ट्रेन है, रेखीय विकृति है, के अनुपात को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, वाई या फिर कैपिटल ई, ठीक है। हम बोल रहे हैं कैपिटल बार बार, स्मॉल ई को हम बोलेंगे स्ट्रेन विकृति, कैपिटल ई यानी फिर हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में आपको? तो जो यंग्स मॉडुलस है फ्रेंड्स, यंग्स मॉडुलस को हम लोग वही है कि प्रत्यास्थ सीमा के भीतर किसी भी वस्तु पर लगाया गया लॉन्गिट्यूडनल लोड तथा उससे उत्पन्न स्ट्रेस एंड और उसके करस्पॉन्डिंग जो विकृति आ रहा लंबाई में, उसके अनुपात को बोलते हैं ना वही यंग्स मॉडुलस। तो जो यंग्स मॉडुलस है यानी कि यंग्स मॉडुलस का अगर मैथमेटिकली बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस बराबर हो जाएगा आपका कौन सा? लीनियरली है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो उसको बोलते हैं एक्सियली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या एक्सियली स्ट्रेस डिवाइड बाय एक्सियली स्ट्रेन, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेन। और उसको हिंदी बोल सकते हैं बिल्कुल, जो लग रहा है फोर्स आपको लॉन्गिट्यूडनल, उसको बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल डिवाइड बाई एक्सियल है, कहाँ लॉन्गिट्यूडनल है। एक बात को नोटिस करिए, अपन अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। विकृति है नीचे, ध्यान रखना है, विकृति है, ऊपर प्रतिबल है, नीचे विकृति है। तभी तो आपका विकृति का कोई बीमा नहीं होता है, मतलब नीचे न होने की वजह से बीमा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, विकृति बीमा नहीं होता। तो अगर मात्रक की बात करूँगा, ठीक है, मात्रक की बात करूँगा तो जो इसका यूनिट होगा फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि विकृति कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है। तो इसका केवल प्रतिबल का ही माना जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और विकृति कोई बीमा होती नहीं, नथिंग। तो मात्रक कैसे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि पूरा ऊपर न्यूटन नीचे आपका, यानी ऊपर थोड़ा स्ट्रेस का ही आपका मात्रक है, जो कि यंग्स मॉडुलस का मात्रक है, दोनों का सेम। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर दृढ़ता गुणांक। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जो जी से अपडेट करता है, जी से, सी से, एन से, ठीक है, वो क्या देखिए। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है यानी कि वही सेम कि आपका विद इन इलास्टिक लिमिट जो शियर स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेन के अनुपात को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। यानी विद इन इलास्टिक लिमिट सेम वही चीज़ है। यहाँ पे तो अनुदैर्ध्य की बात कर रहे थे, लेकिन बट यहाँ के अनुदैर्ध्य की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे शियर की बात करें हम लोग कर्तन की। तो लिखेंगे हम विद इन इलास्टिक लिमिट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको प्रत्यास्थ सीमा के भीतर, विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी वस्तु पर लग रहे कर्तन स्ट्रेस, ध्यान रखिएगा। अब कैसे लिखेंगे? किसी पे वस्तु पर लग रहे कर्तन स्ट्रेस तथा उससे उत्पन्न कर्तन विकृति के अनुपात को हम बोलते हैं, शियर स्ट्रेन के अनुपात को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता मापांक, ठीक है। तो एक्सियली था वो लॉन्गिट्यूडिनल था, लीनियर था, ठीक है, वहाँ पे लीनियर स्ट्रेस की बात करेंगे, बट यहाँ पे हम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ई में हम बात करें लीनियर स्ट्रेस की और जी में बात करें शियर स्ट्रेस की। क्या चीज़? शियर स्ट्रेस, ओके। तो शियर स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी बोलते हैं। और जी बराबर होता है शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक है। उसको बोलते हैं टाउ और इसको बोलते हैं ई। तो ई की तो कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स, ई की कोई यूनिट नहीं होती, तो उसका यूनिट हो जाएगा आपका सेम, न्यूटन पर एम स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दो चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लिखना था इसमें, ठीक है, रिजिडिटी।
नेक्स्ट हम बात करें जो लास्ट पॉइंट कॉन्स्टेंट्स को बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। बल्क मतलब पूरा टोटल ही होता है। क्या होता है? टोटल है। तो टोटल में क्या चेंज होगा फ्रेंड, उसके बारे में हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस में। ठीक है, एकदम ध्यान से वन बाय वन कैसे हम देख रहे हैं। टोटल्स को बोल सकते हैं हम लोग टोटल में चेंज, या फिर बोल सकते हैं हम लोग या आयतन मापांक, उसको बोल सकते हैं आयतन मापांक। तो सेम वही चीज़ें हैं कि हम लोग विद इन इलास्टिक लिमिट किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो बल के लगाने से उसमें उत्पन्न डायरेक्ट स्ट्रेस यानी सीधा प्रतिबल और उसकी आयतन विकृति के अनुपात को बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। तो सेम वही चीज़ें किसी भी वस्तु पर, यानी इफ़ वी अप्लाई अ लोड ऑन ए स्पेसिमेन देन डिफॉर्मेशन अकर्स and the direct stress developed in body and corresponding to the volumetric strain, ठीक, that those quantity in ratio is known as बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्ट्रेस और आयतन विकृति के अनुपात को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। एंड द बल्क मॉडुलस इज दैट, आपका लिख लीजिए डायरेक्ट स्ट्रेस क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सीधा प्रतिबल। तो सीधा प्रतिबल डिवाइड बाय आयतन विकृति। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड द स्ट्रेस डेवलप्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय वर्जन वॉल्यूम यानी वॉल्यूमेट्रिक रेशियो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो डेल्टा डी सिग्मा डी डिवाइड बाय ई वी। ई की क्या आपका फ्रेंड देखें, जो आपका ई वी है वो आपका ऐसे कोई डायमेंशन तो होता नहीं बीमा कोई मात्रक, तो उसका जो है कि किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है किसका, बल्क मॉडुलस का। तो ध्यान रखना, एक चीज़ आपको देना, दोनों नोटिस करना है कि हम देख रहे हैं जो बल्क मॉडुलस है ई हो गया, के हो गया, जी हो गया, ई के जी के जी एल के जी सॉरी ई के जी। तो जो स्ट्रेस है, अरे सॉरी, जो यूनिट है उस सबका सेम होता है। तो स्ट्रेस का भी यूनिट सेम होगा, तीनों मॉडुलस का यूनिट आपका सेम होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल फ्रेंड्स ऑफ द पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एंड बीटेक ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।